नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द pH scale. Means today mainly we are going to talk about the pH scale and the universal indicator as well. Clear? So let us start our video with the pH scale and universal indicator. तो दोस्तों टॉपिक आपके सामने है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशन pH स्केल। तो आपको ये पता है कि एसिड्स जितने भी हैं उन सब में कॉमन जो है वो H+ आयन है। जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो H+ आयन्स देते हैं। और बेसेस जितने भी हैं उन सब में कॉमन जो है वो OH- आयन है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन है। और हमको ये पता है कि वाटर जो है वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। और जब वाटर न्यूट्रल होता है, अगर वो स्प्लिट होता है आयंस में, तो H+ और OH- आयंस दोनों इक्वल्स होते हैं। तो जितना पॉजिटिव आयन होता है उतना निगेटिव आयन होता है। इस वजह से ही वाटर जो है वो न्यूट्रल कहा जाता है, क्योंकि न तो वो एसिडिक होता है न बेसिक होता है। तो कोई भी सब्सटेंस, अभी तक जो हमने पढ़ा था, कोई भी सब्सटेंस तब एसिडिक होता है जबकि उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो, H+ आयन्स की संख्या OH- आयन से ज़्यादा हो। और कोई भी सब्सटेंस जो है वो बेसिक होता है, बेसिस तब होते हैं जबकि हाइड्रोक्साइड आयन्स का कंसंट्रेशन, मीन्स कि OH- आयन का कंसंट्रेशन जो है वो H+ आयन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को एसिडिक है कोई और सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस बेसिक है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में लिटमस पेपर था, फिनोल्फथालीन था, मिथाइल ऑरेंज था, कई सारे इंडिकेटर्स थे जो वीडियो में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियोस थी। लेकिन वो कोई भी वीडियो हमको ये नहीं बताता था कि जो एसिड्स हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा पावरफुल एसिड है, या जो बेसिस है उनमें कौन सा ज़्यादा पावरफुल बेसिस है। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि अगर हमारे पास दो एसिड्स हैं तो उन दोनों एसिड्स में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, या बेसिस है तो कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक स्केल डिज़ाइन किया। और वो स्केल जो है वो क्या कहा गया, वो स्केल कहा गया pH स्केल। pH स्केल, P फॉर पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो pH स्केल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन के पावर को बताता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो उस गिवन सॉल्यूशन में कितना है। तो pH स्केल जो है उस पे 0 से लेके और 7 से होते हुए 14 तक मार्क दिए गए रहते हैं। ये 7 जो है, ठीक है, और ये हो गया आपका 14, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 0 से लेकर 7 तक और फिर 7 से लेकर 14 तक जो है वो pH स्केल इस तरीके का एक स्केल है। और इस स्केल में 7 से लेफ्ट साइड का ये जो भी पार्ट है, ये सारा पार्ट बताता है कि एसिड्स के लिए, मतलब कि अगर pH किसी भी सॉल्यूशन का हम चेक करते हैं pH वैल्यू, और उसका pH वैल्यू अगर 7 से कम आता है तो हमको ये समझना चाहिए कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। मतलब कि अगर इधर हम मूव करते हैं 0 से 7 के बीच में, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू आता है तो वो एसिडिक कहा जाएगा। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू जो है वो 7 से 14 के बीच में आता है तो वो बेसिक कहा जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली 7 आता है, जैसे कि वाटर, तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो pH वैल्यू है वो 7 है, और 7 वैल्यू ये बता रहा है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें हम समझ लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रल तो ये हो गया 7। अब अगर 7 से हम लेफ्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आई?
वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव करेंगे। यानी कि अगर 6 वाले में और 1 वाले पीएच वैल्यू वाले सॉल्यूशन में कंपेयर करें तो 6 वाला जो पीएच वैल्यू वाला सॉल्यूशन होगा वो वीक एसिड होगा, जबकि 1 वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये हाई होते जाता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई होते जाता है, ठीक है। और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो लो होते जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसमें H प्लस OH माइनस दोनों आयन्स होंगे क्योंकि वाटर में स्प्लिट होने के बाद वो होता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और वही अगर बेस की बात करें तो जब हम बेस की में मूव कर रहे हैं 7 से राइट साइड में अगर इधर मूव कर रहे हैं तो 7 के कंपैरिजन में 8 वाला जो है वो वीक बेस है, ठीक है। और वीक बेस है और इधर अगर 14 तक पहुंचते हैं तो 14 वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि अगर हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं 7 से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो 8, 9, 10 ये वीक बेस में आएंगे, जबकि 11, 13, 12, 13, 14 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगा, ठीक है, यानी कि बेस होगा, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो लो होगा। बात समझ में आई? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कब मूव होगा? जबकि हम pH स्केल पे राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कब हाई होगा? जब हम pH स्केल पे लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कब हाई होगा? जब हम pH स्केल पे राइट साइड में मूव कर रहे हैं 7 to 14 की तरफ। और अगर OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन की बात करें लेफ्ट साइड में तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होते जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपेयर करें 1 वाले में और 6 वाले में तो 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 6 वाला वीक एसिड होगा। उसी तरीके से 8 और 13, 14 में बात करें तो 8 वाला वीक बेस होगा, 13, 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके ही आधार पे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बनाया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है और वो कैसे काम करता है। सभी जगह pH स्केल का यूज़ नहीं है, लेबोरेटरीज में जो हम लोगों को मिलता है पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के हेल्प से pH स्केल के ऊपर हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन जो है वो कितने स्ट्रेंथ का है, मतलब वो अगर एसिड है तो कितना पावरफुल एसिड है, या बेस है तो वो कितना पावरफुल बेस है या कितना वीक बेस है। तो हम लोगों को नेक्स्ट जो समझना है वो समझना है किस चीज़ के बारे में? यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो अभी हमने बात की pH स्केल की, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बिल्कुल उसी तरीके का होता है जैसा कि लिटमस पेपर होता है, लेकिन लिटमस पेपर हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर के हुआ करते हैं, ब्लू और रेड। जैसा आपको पता है कि एसिड के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है वो एक मिक्सचर होता है कई डिफरेंट इंडिकेटर्स का, यानी कि कई सारे कलर्स उस पर प्रेजेंट होते हैं डाइज के फॉर्म में। और जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस इंडिकेटर पेपर का जो स्ट्रिप होता है उसका कलर जो है वो पार्टिकुलर कलर को ऑब्टेन करता है और फिर उसको हम मैच कराते हैं इस दिए हुए नंबर्स के साथ में और देखते हैं कि जितने नंबर के कलर के साथ में वो मैच कर रहा है उतना ही pH वैल्यू सॉल्यूशन का है, और जितना pH वैल्यू सॉल्यूशन का है उससे हम जज कर लेते हैं कि वो एसिड है कि बेस है और वो कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर एक्चुअली एक पेपर स्ट्रिप है जिसपे कि कई सारे मिक्सचर्स होते हैं डाइस के कलर्स के। यहाँ पे डिफिनेशन भी मैंने लिखा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का, आप देख सकते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स which gives different colors at different pH value of the entire pH scale। यानी कि ये मिक्सचर होता है कई डिफरेंट कलर्स का डाइस का, और जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो एक पार्टिकुलर कलर को ऑब्टेन कर लेता है। और उसका जो मेन
पेपर हेड होता है उसके ऊपर में ये नंबर्स होते हैं, उसके साथ में मैच करा के देखते हैं कि कितना वैल्यू उसका आ रहा है। जितना वैल्यू आ रहा है उससे पता चल जाता है कलर से कि वो एसिडिक है कि बेस है। जैसे सपोज कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर था, सपोज इसको हमने किसी सॉल्यूशन में डीप किया, इसको हमने किसी सॉल्यूशन में डीप किया, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है। और डीप करने के बाद क्या होता है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इनिशियली सपोज कि ये ग्रे कलर का था या ब्राउन कलर का था, इनिशियली इसी कलर में आता है, जनरली ग्रे या ब्राउन कलर में आता है। इसको हमने डीप किया और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया और इसका कलर जो है वो आ गया ग्रीन। ठीक, कलर इसका कैसा हो गया? ग्रीन हो गया, बिल्कुल इतने पार्ट का जितना हमने डीप किया था। तो ग्रीन हो गया तो हम इस चार्ट से इसको मैच कराएंगे। तो जब ये ग्रीन हो गया तो ग्रीन कितने पे आ रहा है? ग्रीन आ रहा है 7 पे। तो 7 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। तो उसी तरीके से अलग अलग कलर्स इस पेपर स्ट्रिप के आ सकते हैं सब किसी सॉल्यूशन में डीप करने के बाद, और जो कलर आएंगे उस कलर को उस नंबर के साथ में हम मैच कराएंगे और मैच करा के जज करेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना वीक एसिड है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको मिल जाएगा उससे। जैसे सपोज कि एकदम बिल्कुल डार्क रेड हो जाता है ये, तो वो बिल्कुल एसिड होता है। कैसा एसिड? बिल्कुल डेंजरस एसिड होता, मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता। और स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो उसका पीएच वैल्यू पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता। उसी तरीके से डार्क रेड से जैसे कलर्स के कई सेट आते हैं, डार्क रेड नहीं हुआ उससे कुछ हल्का रेड हुआ तो 1, उससे कुछ और हल्का रेड हुआ तो 2, ऑरेंज रेड हुआ 3, ऑरेंज हुआ 4, ऑरेंज येलो हुआ 5, ग्रीनिश येलो हुआ 6। तो ये 6 तक का जो कलर है ये सब क्या आएंगे? ये सब आ जाएंगे एसिड्स के। लेकिन ग्रीनिश येलो से जैसे ही आगे बढ़ेगा वो ग्रीन और येलो के बीच में है तो एसिड होगा वीक एसिड। जैसे ही ग्रीन ऑब्टेन करेगा पूरा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा ये यहाँ हुआ वाटर के केस में। फिर ग्रीनिश ब्लू, अब ब्लू की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। 8 पे ब्लू है, 9 पे ग्रीनिश ब्लू है, 8 पे 9 पे ब्लू है, 10 पे नेवी ब्लू है, ठीक है, 11 पे पर्पल है, 12 पे डार्क पर्पल है, 13 पे वॉयलेट है, 14 पे भी डार्क वॉयलेट होगा, मतलब कि वॉयलेट से भी और ज़्यादा वॉयलेट दिखेगा वो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे इसका कलर ब्लू पर्पल वॉयलेट की तरफ होते जाएगा वैसे वैसे जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये बात समझ में आ रही है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एक इंडिकेटर है जो कि कई सारे मतलब इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है जिसमें कई सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के डाइज होते हैं और वो सॉल्यूशन में डीप करने के बाद डिफरेंट कलर्स देते हैं जिसको कि हम मैच करा के नंबर्स के साथ में जज करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, उसके स्ट्रेंथ को पता करते हैं। बात समझ में आई? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी एक प्रकार का एक इंडिकेटर है जो ये चेक करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस कितनी है, कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ से ये पीएच स्केल कैसे जुड़ा हुआ है और उसके क्या क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में का फर्स्ट पॉइंट जो कि है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा आपने बायो में चैप्टर पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, और उस लाइफ प्रोसेस में आपने देखा है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में क्या वर्क करता है। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है, इम्पोर्टेंस रखता है काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन यही अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किसी रीजन की वजह से अधिक मात्रा में रिलीज हो जाता है हमारे बॉडी में ये, तो हमें एसिडिटी की शिकायत होने लगती है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होता है, काफ़ी पेनफुल होता है, स्टमक में पेन होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस एसिडिटी को, उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें किसी बेस की ज़रूरत होती है और हम वहाँ पे बेस को यूज़ करते हैं। तो जब हम बेस को यूज़ करते हैं तो वो बेस क्या करता है कि उस एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरीके से हमें एसिड्स से होने वाले जो
पेन होती है उससे रिलीफ मिल जाती है। तो वहाँ पे बेस जो हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली एंटासिड कहे जाते हैं। एंटासिड मीन्स कि एंटी ऑफ एसिड्स, ठीक है, एंटी ऑफ एसिड्स। तो वो जो बेस मेनली हम यूज़ करते हैं वो दो बेसेस होते हैं। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो माइल्ड बेस है, यानी कि उतना हार्मफुल बेस नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक और जो है वो हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, जो आपने पढ़ा होगा NaCO3, या अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में जब हम लोग साल्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया कि pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन हमारे लाइफ में क्या है। जो सेकंड एप्लीकेशन है pH स्केल का, वो हमारे लाइफ से इस तरीके से रिलेटेड है, जो कि टूथ डीके का कॉज बनता है, यानी कि दांतों के गिरने का कारण बनता है। तो ये कैसे होता है? कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम रात के समय में कुछ खाए और उसके बाद फिर सही ढंग से माउथ वॉश नहीं किया और फिर वैसे ही चले गए सोने। उसके बाद क्या होता है कि माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस जो भी सब्सटेंस रिमेनिंग बच जाता है उस पर वो एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स में, और फिर माउथ का मीडियम जो है हमारा वो एसिडिक हो जाता है। अगर माउथ का आपका एसिडिक मीडियम जो है वो pH स्केल पे 5.5 या इससे बिलो आ जा रहा है तो वो स्थिति जो है वो डेंजरस होगी, और उस कंडीशन में आपका टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है। कैसे टूथ डिके स्टार्ट होगा कि वो जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ जिसका वैल्यू 5.5 से कम है, वो एसिड क्या करेगा कि आपके टूथ के ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है आपकी बॉडी का इनेमल, उसको इरोड करता है। उसका इरोजन जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपकी जो टूथ के इंटरनल पार्ट है, कैविटीज़ बननी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, और गम्स में से आपके टूथ जो है वो फ्री होने लगेंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्मेल आने लगेगा, और कई सारे डिजीज़ हो सकते हैं, उससे पायरिया जैसा डिजीज़ भी हो सकता है। तो ये काम है किसका? ये काम है pH का, मतलब कि आपके माउथ के pH वैल्यू को 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो ख़ास करके रात में ही, मतलब सोने के समय में कोशिश यही करें कि ब्रशिंग करके और उसके बाद सोने जाएं, जिससे कि आपका माउथ क्लीन हो। और मीठा खाने से रात में खास करके बचें, ताकि एसिड्स का फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि बैक्टीरिया मीठे चीज़ों के ऊपर जल्दी एक्ट करते हैं। कई छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं रात में, और चॉकलेट खाए और सो गया, फिर सुबह उठते हैं देखते हैं कि चॉकलेट भी उनके माउथ में है ही, और माउथ का मीडियम कैसा हो गया है? बिल्कुल वो एसिडिक हो गया है। तो उस कंडीशन से बचना चाहिए। इसी वजह से छोटे बच्चों के दांतों में दर्द की शिकायत भी होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ कि टूथ डिके का कारण बनता है, और इससे बचने के लिए हमें अच्छे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि रात में ज़रूर से ज़रूर जो है वो ब्रशिंग करके ही और उसके बाद सोने जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब कि नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात हम करने वाले हैं वो है pH फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ये pH वैल्यू जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी मायने रखता है। कैसे? प्लांट्स बेटर ग्रोथ तब करते हैं जबकि उनका वो जिस मिट्टी में है, जिस सॉइल में है, उस सॉइल का pH वैल्यू नियर अबाउट 7 हो, मतलब कि ना तो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिक फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स के यूज़ करने की वजह से सॉइल का pH वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है, और सॉइल का pH वैल्यू अगर चेंज हो गया, वो ज़्यादा एसिडिक हो गया या ज़्यादा बेसिक हो गया, तो उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। तो फार्मर्स को चाहिए ये कि वो जाके और सॉइल को अपने टेस्ट करा लें, अगर उनकी क्रॉप जो है वो सही नहीं हो रही है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में अपने सॉइल का सैंपल ले जाए और वहाँ पे उसका pH वैल्यू चेक कराएं। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो भी डेंजरस है, और ज़्यादा बेसिक हो गया है तो भी डेंजरस है। दोनों ही कंडीशन में वहाँ पे अपोजिट सब्सटेंसेस को स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर एसिडिक हो गया है तो वहाँ पे हम एस पाउडर को या कैल्शियम ऑक्साइड जैसे चीज़ों को, बेसिक सब्सटेंसेस वाले नेचर को हम वहाँ पे स्प्रे करेंगे, जिससे कि सॉइल का नेचर जो है वो एसिडिक से
न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक की तरफ आई या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुका है तो वहाँ पे हम मैन्योर्स का यूज़ करेंगे ताकि वो एसिडिक नेचर का हो जाए, हल्का न्यूट्रल की तरफ। तो इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी हुई रहेगी। उसी तरीके से अगर बात करें हम एनिमल्स के लिए, तो बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी जो हैं उनका बॉडी बेस्ड काम करता है, जबकि पीएच वैल्यू नियर अबाउट 7.5 7.8 के रेंज में होता है। तो लेकिन अगर इससे कम हो तो एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो फिर आपने जैसे अभी टूथ डीके में देखा था, हमारी बोन्स भी कमज़ोर होने लगेंगी और फिर वो उससे बहुत सारे हमारे बॉडी में वीकनेस भी आ सकती है। और उसी तरीके से अगर बेसिक हो जाएगा तो फिर उसका भी बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है। उसी तरीके से दिखाया हुआ है कि एसिड ड्रेनिंग जब होती है तो क्रॉप्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं उससे, और साथ साथ में वाटर में लिविंग जो एनिमल्स हैं, फिश हैं, वो भी उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वाटर का अगर पीएच वैल्यू जो है वो 5.6 के अराउंड हो जाए या 5.7 के अराउंड हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा, और जिससे कि उसका काफ़ी बैड इफेक्ट हो सकता है और उसमें रहने वाले जो लिविंग एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपोजिट सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, पहले चेक कर लिया जाता है कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। कैसे चेक करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से चेक करके, और फिर हम उसमें अपोजिट सब्सटेंसेस को मिलाएंगे ताकि उसको बैलेंस्ड किया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और एप्लीकेशन क्या है इसका पीएच का हमारे डेली लाइफ में। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए और वहाँ पे एसिड्स या बेसेस जैसे सब्सटेंस को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से अपने एनिमी के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कभी क्या, जब रेड वाली एंट काटती है तो वहाँ पे हमें काफ़ी इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि रेड एंट के बाइट में जो है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मतलब कि मिथेनोइक एसिड होता है। जब वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है वो रेड एंट, तो हमें वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो उस चीज़ को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो क्योंकि वो एसिड था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? बेस अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे सोप लगा सकते हैं, आप वहाँ पे टूथपेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ों को अप्लाई करके और हम उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से एक इंसेक्ट है वेस्प। वेस्प जब स्टिंग करता है तो वो अपने बॉडी से एक अल्कली को हमारे बॉडी में इंटर कराता है और वो बेसिक नेचर का है। तो उसको अगर उसके पेन को कम करना है तो हम वहाँ पे एसिड्स का यूज़ करते हैं, माइल्ड एसिड्स का यूज़ करें। ये नहीं कि H2SO4 HCl और HNO3 को वहाँ पे लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ पे माइल्ड एसिड्स का यूज़ करेंगे ताकि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो कई सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे निडल प्लांट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने स्टिंग्स को निकालता है, और जैसे जो पर्सन उसके पास आता है तो उसको इचिंग होने लगती है, तो उससे बचने के लिए उसके ही जस्ट पास में एक दूसरा पौधा होता है डॉग प्लांट्स, और उसके लीफ को लेकर हम लगाएंगे तो वहाँ पर तो वो सॉल्व किया जा सकता है। वो आप अपनी बुक में देख लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं। तो कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो सेल्फ डिफेंस में भी अपने बॉडी से एसिड से बेस को रिलीज़ करते हैं, जिनका पीएच वैल्यू जो है वो ऐसा होता है जिसको कि न्यूट्रलाइज करके और हम उससे रिलीफ ले सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने बात की पीएच स्केल की, यूनिवर्सल इंडिकेटर की, और पीएच स्केल हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है इसकी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं साल्ट्स की। बिल्कुल शुरू से साल्ट से स्टार्ट होगा और कितने तरीके के साल्ट्स होते हैं, कैसे साल्ट्स की फैमिली होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जुड़े रहिए और वर्क हार्ड, जब भी पढ़ने बैठे कॉपी पेन लेके बैठिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।